पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और बता दें आपको किस तरह के संकेत है। अमेरिकी बाजारों में लगातार 9 सेशन से ऊंचाइयों पर बंद, रिकॉर्ड हाईस पर डाउ जाकर बंद हुआ है। नेस्डेक में कल 0.5% का अच्छा उछाल देखने को मिला, तो अच्छी तेजी। अब आइए एसजीएक्स निफ्टी देखिए, 7-8 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 9 पॉइंट ऊपर है, मजबूत शुरुआत के आसार एसजीएक्स निफ्टी से। अब आइए आप एशिया के बाजारों पर कि किस तरह का माहौल है। हरे निशान में दिख रहे थे हांगकांग के बाजार, थोड़ी देर पहले मैंने देखा सुस्ती है, 28 पॉइंट ऊपर, निक्केई थोड़ा नीचे छोड़ दीजिए। कोरिया, ताइवान और सिंगापुर देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरह का हाल है। थोड़ा थोड़ा लाल निशान में, लेकिन यानी कि मतलब ना ऊपर खुलेंगे ना नीचे खुलेंगे। रुपए पर भी देख लेते हैं कि कल थोड़ी सी कमजोरी जो 12-13 पैसे की दिखी थी, फाइनली क्लोज कहाँ हुआ है रुपया, और उसके बाद कल 21 पैसा जाकर क्लोज हुआ है नीचे। 63-80 के आसपास करेंसी मार्केट क्लोज हुई, तो आज थोड़ी करेंसी मार्केट में मजबूती आनी चाहिए, थोड़ी वापस रिकवरी आनी चाहिए, इस पर रखेंगे नजर। लेकिन नजर रखते हैं उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज एक्शन भरपूर होने वाला है, रिजल्ट्स जहां आने वाले, उन शेयरों की अब बात की जाए। कावेरी सीड्स, ये स्टॉक का निचले स्तर से काफी मजबूत हुआ है। सुमित, जरा ये बताइए, नतीजे से पहले कोई ट्रेड बनता है इस स्टॉक में या फिर दूर है? अनिल जी, कावेरी सीड्स के अंदर एक नीचे से मजबूती अच्छी देखने को मिली है, बट आई थिंक एक बार इमीडिएटली फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट है। अगर इसने 680 का लेवल तोड़ा तो शायद इसके अंदर एक वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये दोबारा से 620, 610 के लेवल्स दिखा सकता है। तो आई थिंक एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। लेवल्स के हिसाब से 680 नीचे के अंदर इसमें सपोर्ट है, वो टूटने के बाद इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। और फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 700 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज मिलने के बाद ही करना चाहिए। जब तक ऊपर में 700 और नीचे में 680 ब्रेक नहीं होता है, तब तक एक बार स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। एसआरएफ वागले साहब, इसके भी नतीजे आ जाएं और नतीजे ठंडे आने की एक्सपेक्टेशन है। और पिछली बार भी आपको याद होगा नंबर्स में कोई खास उत्साह था नहीं। मार्जिन 22% से घटकर 18% हो सकते हैं। मुनाफा 144 करोड़ से घटकर 123 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। एसआरएफ जितना गिरना था गिर चुका है और गुंजाइश है नीचे जाने की। हेमंत, शॉर्ट टर्म तो पॉजिटिव लगता है। कल मेरे शॉर्ट टर्म बाइज में, कल दिल्ली में मैंने ये स्टॉक कवर किया था, शायद वो चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे। तो मुझे लगता है अगर आज 1550 क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी 1600-1620 तक की मूव, एक्सटेंडेड मूव आ सकती है। बट वो वेट करे, रिजल्ट है तो रिजल्ट वॉलेटिलिटी होती है, उसका केयर ले। अदरवाइज मुझे लगता है शायद ये बॉटम बन गया है, जो कुछ हफ्तों पहले 1490 का जो बॉटम आप जो कह रहे हैं, शायद वो ब्रेक ना करे। अच्छा, ये जीपीटी इंफ्रा आप ट्रैक करते हैं क्या विकास जी? कल पोरेंजी एलियट ने यहाँ पर एक ब्लॉक डील में खरीदारी की है जीपीटी इंफ्रा में। आप भी तब तक वागले साहब चार्ट तैयार कीजिए, बीएससी पे ही है मेरे ख्याल से, ये ऐसे शेयर एनएससी पे तो होते नहीं है। तो जीपीटी इंफ्रा आपके रेडार पे है विकास जी? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं, इसको मैं ट्रैक नहीं करता। बट जिन निवेशक का नाम इस पे जुड़ा है तो डेफिनेटली आज ये अपर सर्किट भी लग सकता है, पर मैं पर्सनली इसको ट्रैक नहीं करता। चलिए ठीक, वो तो बात ठीक है। इस बीच हम आप चार्ट तैयार रखें, मैं एक बार प्री ओपनिंग सेशन शुरू हो रहा है वो बता दूं एक बार फटाफट की लोगों को। काम भारतीय बाजारों की शुरुआत हो रही है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती नहीं, सेंसेक्स और निफ्टी पर है। 200 अंक ऊपर है निफ्टी, क्या हो गया ऐसा? और 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स। कौन मजबूत है? टाटा स्टील 10%, एचडीएफसी बैंक 3%, टीसीएस 3%। तो टाटा स्टील के दम पर मजबूत खुलने की तैयारी है। देखते हैं कितना ऊपर खुलता है। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% नीचे दिख रहा है। भारतीय इंफ्राटेल 2% नीचे दिख रहा है। इन शेयरों पर नजर रखिएगा। रुपए की ओपनिंग भी कर लेते हैं। करेंसी मार्केट में कहाँ हुई है शुरुआत, उससे आइडिया लगेगा कि क्या कुछ थोड़ी रिकवरी होती है। 63-80 से आज के सेशन में 63-79 टाइप का मामला था कल, तो वो भी एक बार हम देखेंगे करेंसी मार्केट कहाँ खुलते हैं। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े से स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। नतीजे के दम पर टाटा स्टील जरूर है जो दमदार खुलने के संकेत पहले दे रहा है। आइए, रुपए की हो चुकी है शुरुआत, 3 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट ने की है शुरुआत, तो मामूली से हर निशान में तैयार है। सर जीपीटी इंफ्रा बताएं। सर ब्रेकआउट कल हो चुका है, राइट। आई थिंक आपने जो बात की वही रीजन है ब्रेकआउट का। और मुझे लगता है कम से कम 215 से 220 तक यही मुंह में जाना चाहिए। मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि आज ऊपर में गैप ये ओपन होगा और ये चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी भी इतना क्लियर ज़्यादा नहीं है। नहीं तो ऐसे बहुत ऊपर खुले लेना चाहिए, फिर नहीं चाहिए, छोड़ देना। मेन चीज वही है। चलिए, 20% का अपर सर्किट पर कल जाकर बंद हुआ था और आज फिर 8% की मजबूती के साथ, बिल्कुल, तो आज फिर 8% की मजबूती के साथ ये शेयर खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आरईसी पर नजर रखिएगा। सुमित जी, आपका कॉल ऑप्शन भी है ना आरईसी, मेरे ख्याल में विकास सेठी जी भी आरईसी पर बुलिश हैं, पीएफसी पर वागले साहब बुलिश हैं। बताइए सर, क्या कौन सा कॉल लेना है? जी बिल्कुल, ऑप्शंस पर रणनीति बनाई है आरईसी के अंदर। इनफैक्ट स्टॉक स्ट्रांग दिख रहा है, पीएफसी आरईसी दोनों ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। आरईसी के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने जो करेक्शन दिखाई है पिछले 1 महीने में,
उस करेक्शन को खत्म करके अभी यहाँ से तेजी करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 195 से 200 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक इमीडिएटली REC 185 का कॉल 5 से 5.5 रुपए के बीच में खरीदारी करनी है। कल की क्लोजिंग भी यहीं पर है और 3 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में इमीडिएटली जो हमने स्पॉट लेवल्स बताए अगर वो अचीव होते हैं तो इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 10 से 12 रुपए तक हमको 2 से 3 दिनों में ही देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी 185 का कॉल। ओके, तो ये है आपके लिए राय, REC का कॉल ऑप्शन खरीदें। अगर सीधे सीधे तेजी करनी हो तो बढ़िया है, फ्यूचर ले लीजिए। PFC, REC सब बुलिश हैं, विकास जी बुलिश हैं, वागले साहब बुलिश हैं, सुमित जी बुलिश हैं, तो स्टॉक तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। लगता है ये दोनों ही शेयर मजबूत रहने वाले। 10 तारीख यानी कि परसों PFC के रिजल्ट भी हैं और रिजल्ट के साथ साथ बोनस पर भी विचार होगा। तो बोनस कितना आता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। 1 पे 1 होता है, 2 पे 1 होता है, या क्या रेशियो होता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, ये तो राय है इस वक्त इन तमाम शेयरों पर। और इस बीच HDIL एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पर आ रहा है, जहाँ पर कल कुछ फंड्स की तरफ से बिकवाली हुई। मेरे ख्याल से वायदा कारोबार के बैन में, हाँ बैन में है अभी भी, और कल बिकवाली भी अच्छी खासी हुई है। 2 फंड की तरफ से स्टॉक बेचा गया है। क्या करना चाहिए जिनके पास तेजी की पोजीशन है? सुमित, निकल जाए या वेट करें बैन से बाहर आने का? वेट करना चाहिए अनिल जी। एक बार शायद थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 2 से 3 रुपए की गिरावट और दिखा सकता है, बट इसने ऑलरेडी फॉल दे दिया है। लास्ट अगर हम कुछ दिनों में देखें तो ये स्टॉक ने करीब करीब ऊपरी लेवल से 15 रुपए का फॉल दिखा दिया है। इनफैक्ट 88 के लेवल से देखिएगा तो 20 रुपए का फॉल हो चुका है, जो कि लास्ट 3 से 4 दिनों के अंदर ही हुआ है। तो फॉल ड्रास्टिक है। थोड़ा सा 2 से 3 रुपए का गिरावट का और प्रिपेयर करके रहे कि उतना तक आ सकता है। 66 से 65 लेवल्स, वहीं पे ये सपोर्ट कहीं ले सकता है और उसके बाद हमको इसमें पुल बैक या रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो पुल बैक या एग्जिट रिकवरी के अंदर एग्जिट करने की सोचे। फिलहाल एक बार ऑन द स्पॉट नहीं सोचे, क्योंकि ये सपोर्ट के पास आ रहा है। 2 से 3 रुपए का फॉल फिर भी मान के चले प्रेजेंट लेवल से। ओके, तो ये है राय आपके लिए HDIL के स्टॉक पर, जहां कल फंड्स की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखी, लेकिन उसके बावजूद बैन से भी बाहर निकला नहीं है। बैन में है आज 7 शेयर एक्चुअली, HDIL और आईबुल रियल, ये 2 तो आपके ट्रेडर्स के पसंदीदा मिड कैप्स हैं। अच्छा, रिजल्ट देने वाला है कावेरी, उससे पहले ही बैन में पड़ा हुआ है। JP एसोसिएट ने शानदार रिजल्ट दिया, उसके बावजूद और कल की तेजी के बावजूद बैन से बाहर नहीं निकला, अभी भी बैन में। इंडिया सीमेंट बैन में है और वोकार्ड फार्मा बैन में। तो 7 शेयर बैन में। आज कोई न तो निकला है बाहर, नहीं कोई अंदर घुसा है, तो 7 के 7 शेयर आज भी बैन में। लेकिन देख लेते हैं कौन से वो 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज जहां पर आज आपको रखनी चाहिए नजर। स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। सिलेक्टर्स को लगता है कि टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स के बाद सब्सिडरी कंपनी टिन प्लेट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। JSPL के नंबर्स आ जाने वाले हैं, यहां पर रखिए नजर। नोवालिस ने अच्छे नंबर्स दिए तो पेश किए कल, तो हिंडाल्को में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, उसका फायदा नाल्को को भी मिलेगा। नीलकमल और विमप्लास्ट को नजर पर रखिएगा। आज सिंटेक्स की प्लास्टिक कारोबार की लिस्टिंग होने वाली है, उसके चलते इसके पीयर ग्रुप कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। साथ ही नजर रखिएगा जुबिलिएंट फूडवर्क्स पर, यहां पर भी कुछ बड़ी घोषणाएं आज कंपनी कर सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। गुजरात बोरोसिल अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है नतीजों से पहले, और सेंचुरी प्लाई और दूसरे प्लाईवुड स्टॉक्स आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। जिस तरह से GST काउंसिल की अगली बैठक में GST की जो दरें हैं वो 28% से घटाकर 18% कर दी जाएंगी, तो 10% की बड़ी रिलीफ इस सेक्टर को मिलेगी। GTPL हाथवे जैसे शेयर भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। खरीदारी के साथ कुछ बिकवाली वाले शेयर भी टीम में शामिल किए हैं, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल और इसमें एक हिस्सेदारी बेचने वाली है भारतीय इंटरप्राइजेज जो इनकी प्रमोटर, उसकी वजह से इसमें एक तेजी बनी, क्योंकि बहुत सारे बायर लाइन लगा के खड़े हैं। डॉक्टर लाल इसने बांग्लादेश में एक लैब को एक्वायर करने जा रहे हैं, साथ ही नतीजे भी काफ़ी बेहतर आए हैं, तो उसमें खरीदारी बनती है। बलरामपुर चीनी में लेकिन शॉर्ट की कॉल होगी। उसकी वजह यह है कि सरकार 5 लाख टन चीनी 25% ड्यूटी पर इंपोर्ट कराएगी, और उसकी वजह यह है कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो फेस्टिवल सीजन से पहले कीमतों को काबू में करने के लिए, नीचे लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, इसलिए बलरामपुर चीनी में बिकवाली की कॉल होगी। लेकिन टाटा स्टील जबरदस्त नंबर इसने पेश किए हैं, तो उस वजह से इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। CLSN तो इसका टारगेट 800 रुपये का दिया है, जो मौजूदा भाव से 200 रुपये ऊपर है। 35% की ऊपर की कॉल है, तो इसलिए टाटा स्टील में खरीदारी करिए। HDIL में लेकिन बिकवाली करिए। यहाँ पे 2 बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने मिलकर करीब 55 लाख शेयर कल बेचे हैं, तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है। रेरा के बाद तमाम रियल एस्टेट कंपनियों की और दिक्कत बढ़ी है, तो इसलिए HDIL में शॉर्ट कॉल होगी। लेकिन प्लाईवुड शेयरों के लिए आज बहुत बढ़िया दिन हो सकता है। यूनिप्लाई में और ग्रीन प्लाई में खरीदारी करिए, क्योंकि ड्यूटी घटाने की बात चल रही है कि GST जो अभी 28% इम्पोज की गई, उसको घटा के 18% किया जाएगा।
9 सितंबर को काउंसिल की बैठक है, फिटमेंट कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दिया है, तो ये तय है। तो इसलिए प्लाईवुड शेयरों में आज अच्छी तेजी बनेगी, इसलिए यूनिप्लाई और ग्रीन प्लाई में खरीदारी। लेकिन हिंडाल्को में भी खरीदारी करिए, क्योंकि नोवेलिस ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए और शुक्रवार को कंपनी पेश करेगी अपने नतीजे। तो उम्मीद की जा रही है कि तमाम नॉन फेरस और फेरस मेटल में अच्छी तेजी बनेगी। डॉक्टर रेड्डीज में लेकिन बिकवाली की कॉल, बेहद कमजोर स्टॉक दिख रहा है और 2600 के लेवल टूटने के बाद से इसमें कहीं कोई सपोर्ट की गुंजाइश नहीं दिख रही, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट कॉल के लिए। ऑरिकॉन एंटरप्राइजेस इस हफ्ते शायद बाईबैक अनाउंस हो सकता है, इस वजह से उसमें एक तेजी बन सकती है। प्लाईवुड स्टॉक्स देखिए, सेंचुरी प्लाई अब 9% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। मंगलम टिम्बर कल भी भागा था और आज देखिए 5-5.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए। तो ये प्लाईवुड स्टॉक्स और ग्रीन प्लाई, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को फंडामेंटली कंपनी पसंद है। ये सारे के सारे स्टॉक्स आज सेक्टर ऑफ द डे फिर हो सकते हैं, जिस तरह से ये इन्होंने आज ओपनिंग दिखा रहे हैं। लेकिन कमजोर रह सकता है HDIL, भारतीय इंफ्राटेल। अब खुलते ही अगर ब्लॉक्स होंगे तो हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए आपको इसमें। और शुगर सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस आज जरूर देखने को मिल सकती है। अपोलो टायर कल जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा था और आज क्रेडिट स्विस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अब यहां से ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं। तो देखना होगा कि आज ये किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। टायर सेक्टर पर विकास जी, अब आपकी राय क्या है, बताइए। कल हमने एक अच्छी रैली इनमें देखी, अब क्या यहां से करेक्शन अगर होता है तो वो मौका होगा खरीदारी करने का? आप कैसे अप्रोच करेंगे इस सेक्टर को? बिल्कुल हेमंत, बहुत अच्छी तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में जितने भी टायर स्टॉक्स है, अपोलो टायर, सीएट, सब में देखी है। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बट अगर करेक्शन आता है वो भी एक थोड़ा ढंग का करेक्शन, इन द सेंस कि करीबन 8-10% का करेक्शन आता है इन स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली फिर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो अपोलो टायर में करें आप खरीदारी, ये है राय आपके लिए। विकास जी, आपसे लेंगे विदा और हमारे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मयूरेश से भी पूछते हैं राय मेटल स्टॉक्स पर ही। मयूरेश, टाटा स्टील नतीजों के बाद आपको क्या लगता है, कितना बढ़ना चाहिए और क्या करें? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक जोरदार नतीजे आए थे और जैसे मैनेजमेंट भी कमेंट्री है कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं वहां पे बढ़त देखने मिलेगी, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ कलिंगानगर की प्लांट के एक्सीडेड प्रोडक्शन की वजह से। बट लार्जली आई थिंक नंबर्स मच बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। सो 2-3% तो खुलेगा ही खुलेगा ऊपर, बट वहां पे अगेन आई थिंक थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज दिखेगी, बट आई थिंक द स्टॉक शुड ओपन पॉजिटिवली हायर। तो इस पर रखिएगा नजर, टाटा स्टील पर, हिंडाल्को पर नजर रखिएगा। ये जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज विकास सेठी जी को पसंद है, इस पर भी रखिएगा नजर। जबरदस्त प्रदर्शन इस स्टॉक ने भी दिखा। आइडिया भी मजबूत खुलने की तैयारी में, हिंडाल्को की फायदा नाल्को को भी मिलेगा, ये भी शेयर मजबूती के साथ। JSPL देखिए, ये भी तेजी के साथ खुलने के मूड में। सुमित, JSPL पर राय दीजिए, कल भी दौड़ लगा रहा था, क्या ये और ऊपर जा सकता है? आज इसके भी परिणाम है। जी बिल्कुल, ये ऊपर जा सकता है। ये स्टॉक ने एक वैसे भी अच्छा मूव दिखाया हुआ है। स्टॉक नीचे में 100 रुपए के आसपास से एक वन वे रैली दिखा रहा है और अभी इमीडिएटली ये थोड़ा सा पॉज लिया है 155-156 लेवल्स के आसपास और वहां से करेक्शन देखिए वापस ये अप मूव स्टार्ट करा। आई थिंक यहाँ से ये जो रिसेंट हाइज लगे वो लेवल्स ब्रेक होंगे दोबारा से। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह बनती है। जब तक ये नीचे में अब दोबारा से 136-137 के नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और ऊपर में हमें इमीडिएटली 155 से 160 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ समय में 200 तक के लेवल्स दिखाएगा, यानी 180 से 200 के टारगेट इसके लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से होंगे और 155 से 160 इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। ओके, ये रेपको होम फाइनेंस कल 8% गिरा है। मयूरेश जी, जरा इस पर और दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर अपनी राय दें। क्या प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है? महंगे बहुत है और परफॉर्मेंस जो रिजल्ट आ रहे हैं उतने दमदार नहीं है, क्या सलाह है आपकी? आई थिंक रेपको के नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग थे, बट कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, PNB हाउसिंग फॉर एग्जांपल, बहुत जोरदार ग्रोथ देखने मिली थी। AUM में ग्रोथ, एडवांसेस में ग्रोथ, निम में एक्सपेंशन देखने मिला था। एसेट क्वालिटी मार्जिनली आई थिंक हायर साइड पे आई थी, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशन कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए डेफिनेटली हायर साइड पर है। बट दीवान हाउसिंग इज समथिंग दैट आई स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। मेरे हिसाब से आई थिंक जो इन्फ्यूजन आया है, कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग हो गया
है, जो एडवांसेस ग्रोथ है 20 से 25% के एक्सेस में ही ग्रो होना चाहिए, एंड अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी इन एक्सेस ऑफ 20%, और वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर्स। 300-325 रुपए का अगर मैं बुक पकड़ूं 19 के लिए, तो इट्स हार्डली अराउंड 1.4-1.5 प्राइस टू बुक। तो आई थिंक DHFL इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू प्रेफर, और एक क्लियर डिस्क्लेमर, आई थिंक वी होल्ड दैट इन आवर हार्ट्स। चलिए, तो इन पर रखिएगा नजर। KM शुगर जिसका हम जिक्र कल भी कर रहे थे, कल भी दौड़ लगा रहा था, CDR से बाहर आई कंपनी और आज भी देखिए 5% मजबूती के साथ खुले। हालांकि चीनी कंपनियों के लिए खबरें खराब हैं, लेकिन डालमिया भारत भी देखिए मजबूती के साथ खुलने के मूड में है, तो कुछ खास बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगा नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है। चीनी के स्टॉक्स पे नजर आएगी। बजाज बलरामपुर धामपुर पर भी आज और नतीजे भी आने वाले हैं कई चीनी कंपनियों के। मयूरेश जी, ये चीनी सेक्टर को आप किस तरह से देख रहे हैं? फेस्टिवल सीजन से पहले एक अच्छी तेजी बनी है, आज खबरें हैं कि सरकार कुछ कम दर पर इंपोर्ट कर सकती है चीनी ताकि कीमतों को काबू में किया जाए। कैसे अप्रोच किया जाए इन्हें? जी, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन के नंबर्स जो काफी कंपनीज ने एनुअल रिपोर्ट में पेश किए हैं, 20.5 मिलियन टन हो सकते हैं प्रोडक्शन फॉर दिस शुगर सीजन। अगर डिमांड की हम बात करें 24.5 जो आई थिंक बरकरार रह सकती है अगले शुगर सीजन के लिए भी, और अगर जो हम कैरी ओवर इन्वेंट्री लास्ट शुगर सीजन 7.5 टन को भी एडजस्ट करें, तो आई थिंक इम्पोर्ट्स इज द ओनली वे आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 5 लाख टन आई थिंक इंपोर्ट करने की आई थिंक एक राहत मिली थी एट ड्यूटी फ्री प्राइसेस, बट कहीं ना कहीं कंसिडरिंग द शॉर्टेज दैट द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू फेस, इंपोर्ट्स लाना लाजमी होगा गवर्नमेंट के लिए, नहीं तो प्राइसेस आई थिंक विल हैव अ रन अवे काइंड ऑफ अ रैली। ऑलरेडी आई थिंक प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पे हैं, तो आई थिंक एफआरपी प्राइसेस जो आई थिंक गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जितना प्रोडक्शन बढ़ सकता है इन द कमिंग शुगर सीजन, आई थिंक दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। बट इफ इंपोर्ट स्टार्ट कमिंग थ्रू विच इज अ नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द आवर, आई थिंक कहीं ना कहीं कैपिंग हो सकती है शुगर प्राइसेस पे। सो आई थिंक शुगर सेक्टर हैज हैड अ वेरी रीजनेबल रन। ट्रेडिंग मोमेंटम बिल्कुल रह सकता है स्टॉक्स में, बट एज मोमेंटम एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन द कमिंग शुगर सीजन, मेरे हिसाब से आई थिंक द एफआरपी प्राइसिंग ऑल्सो इज अ बिग इंसेंटिव, जिसकी वजह से आई थिंक यू प्रॉब्ली माइट सी प्राइसेस एक्चुअली स्टार्ट कमिंग डाउन, नॉट फॉर दिस क्वार्टर और द नेक्स्ट क्वार्टर बट फॉर द नेक्स्ट शुगर सीजन एज वेल। तो ट्रेडिंग मोमेंटम रह सकता है, बट फंडामेंटली आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक ए सेक्टर। तो ये है राय। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की, और शुरुआत में आपको कहाँ नजर रखनी चाहिए वो बता दूं। पहले तो 2 मेटल स्टॉक, टाटा स्टील जिसने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, 2.25% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। वही जो हम 610-15 के आसपास बोल रहे थे वहाँ पर उससे ऊपर नहीं खुलता हुआ दिख रहा है, तो मामूली सी तेजी है। उसकी वजह साफ है कि 1 महीने में दौड़ लगा चुका है बड़ी। हिंडाल्को जहाँ पर नोवेलिस के दमदार नतीजे के बाद 2.5% मजबूती, इनफैक्ट टाटा स्टील से ज़्यादा मजबूत तो हिंडाल्को खुल रहा है। वेदांता भी 1% मजबूत खुलेगा, ये तीसरा स्टॉक है जो मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। विप्रो 1.25% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। तो 4 तो है मजबूत शेयर। अब आइए भारतीय इंफ्राटेल, निफ्टी का ये स्टॉक 2.25% कमजोर खुलेगा, इस पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक डील्स होनी है और इस ब्लॉक डील्स में 4.25% के आसपास की हिस्सेदारी भारतीय इंफ्राटेल बेचेगा। तो ये देखने कि किन लेवल के आसपास ब्लॉक डील होती है और जहाँ ब्लॉक डील हो क्या वहाँ पर खरीदना चाहिए, ये इस पर नजर रखेंगे। ये तो निफ्टी के स्टॉक हो गए। आइए निफ्टी के बाद कहाँ है एक्शन। सेंचुरी प्लाई 9% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में जीपीटी इंफ्रा यहाँ पर 9% के आसपास की मजबूती दिख रही है। ये सेक्सॉफ्ट इसने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, 3% ये मजबूत खुलता दिखा है। डॉक्टर लाल पर एक रिपोर्ट आई है एफआईज की तरफ से और ये स्टॉक सीएलएसए ने 1120 का टारगेट दिया है और ये स्टॉक भी 2% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। आइडिया को कंडीशनल नोट मिली है वोडाफोन के मर्जर के साथ सेबी से, ये 2% मजबूत। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान के साथ की है भारतीय बाजारों ने शुरुआत। 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 13 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिखा। तो पॉजिटिव शुरुआत और मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती है। 25 अंक पर खुलता हुआ बैंक निफ्टी। भारतीय इंफ्राटेल 3% के नुकसान के साथ शुरुआत की और देख लेते हैं वॉल्यूम्स की शुरुआत हो चुकी है भारतीय इंफ्राटेल में। जी हाँ, हो चुकी है 388, 386, 385 ये अलग अलग दाम में वॉल्यूम्स होते दिख रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रेड हुआ है 386 रुपये में लगभग 5 लाख का, 385 रुपये 15 पैसे पर 5.5 लाख का, 1.5 लाख से ज़्यादा का 388 रुपये 30 पैसे में। अभी तो 3 ही वॉल्यूम हुए हैं, लेकिन जो बड़े वॉल्यूम हम देखना चाहते हैं वो अभी भी होना बाकी है। तो कुछ और वॉल्यूम पर नजर रखिए, यहाँ पर अभी भी एक्शन भारतीय इंफ्राटेल में होना बाकी है। अभी तक हुआ नहीं है पूरा जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक है 3% कमजोर। आईओसी बीपीसीएल में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। अच्छे रनअप के बाद ऑयल एंड गैस शेयर थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर नुकसान है। वायदा कारोबार की तरफ चले, भारतीय इंफ्राटेल 3% नुकसान के साथ टॉप लूजर। एचडीआईएल 2.5% नीचे, वी गार्ड में 1.5% का नुकसान। बलरामपुर चीनी 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। एचपी बीपी आईओसी तीनों ही है आज कमजोर। तो मजबूत क्या है? हिंडाल्को
4%, क्या उछाल है, दमदार है। और हिंडाल्को के पीछे पीछे है नैल्को 3.5% की बढ़ी। कोटफिश फिलिप्स, इसमें क्या हुआ है, सीधा 2.5% ऊपर ये खुलता हुआ दिख रहा है। जेएसपीएल 2.5% ऊपर है, टाटा स्टील 2% ऊपर है, सेल मजबूत है। तो मेटल्स में तेजी अब भी बरकरार है। सिंटेक्स अपनी सिंटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग के पहले 1.5% मजबूत है, और आइडिया में भी, आइडिया भारती दोनों ही मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है रुझान, बाजार बेहद दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी अब और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। 22 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी में ट्रेड और 1/3% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में होती हुई दिख रही है। और भारती इंफ्राटेल में हो गई है, बड़ी डील हो गई, मैं बता दूं आपको। ओके, 380 रुपये 5 पैसे में हुई है, 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी बदली है। 2 करोड़ 9 लाख शेयरों का कारोबार तो यहाँ हुआ है, सब बीएससी पर हो रहा है। बीएससी रखिए, बीएससी पर 2 करोड़ 9 लाख शेयरों का एक ट्रेड हुआ है 380 रुपये 5 पैसे में, और एक ट्रेड हुआ है 2.5% की इक्विटी का 384 रुपये 80 पैसे में, जो 4 करोड़ और 66 लाख शेयरों का, तो 4 और 2 6 करोड़ और 75 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार भारतीय इंफ्राटेल में हो चुका। भारतीय इंफ्राटेल डील डन, वॉल्यूम ओवर। फटाफट बता दीजिए अब सुमित, किस लेवल पर खरीदा जाए भारतीय इंफ्राटेल? अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? 386 रुपये, 384.25 का लो है, 386 चल रहा है, अभी ले लिया जाए। जी बिल्कुल, ये अनिल जी ये सपोर्ट के पास आ चुका है, इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 395 400 के लेवल्स दिखाएगा, और नीचे में जैसे कि मैंने पहला भी बताया 370 375 के आसपास इसका सपोर्ट है। वो लेवल टूटने के बाद ही इसके अंदर फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक इसके अंदर और वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंट लेवल्स के आसपास या शायद 5-1 रुपए का डिप मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है। भारतीय इंफ्राटेल में खरीदारी कर सकते हैं आप, और भारतीय एयरटेल को होता है इससे फायदा, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने जो हिस्सेदारी बेची है वो पैसा इनको मिलेगा और ये कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल, वागले साहब, क्या चल सकता है थोड़ा बहुत? और यहाँ पे 1% देखिए मजबूत इसीलिए ही आज हल्की सी मोमेंटम है, लेकिन मैं समझता हूँ 430 के ऊपर निकलेगा तो ही मैं बड़ी मूव की तैयारी की मानूंगा। तब तक ये 430 420 ये रेंज में रहेगा, बट बायस डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों में क्या आपको पसंद है फंडामेंटली मयूरेश? भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल, या दोनों ही अवॉइड है? देखिए अनिल जी, आई थिंक भारतीय इंफ्राटेल की, जैसे हम वोडाफोन आइडिया के मर्जर की बात कर रहे हैं और जैसे साइट और कोलोकेशंस कंसोलिडेट होंगे, थोड़ा इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। लेकिन जैसे डेटा रोल आउट इंटेंसिटी बढ़ेगी, स्पेसिफिकली जियो के फ्रंट पे, टेनेंसी रेशियोज ऑब्वियसली विल रिमेन एट दीज लेवल्स ओनली, बट इंटेंसिटी रोल आउट की वजह से यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू सी सिनर्जीज पिकअप। कैश रिच बैलेंस शीट है, ये समझना चाहिए अपने को। और दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, आई थिंक काफी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक एक मार्जिनल अपसाइड भारतीय इंफ्राटेल में जरूर बनती है। फॉर भारतीय एयरटेल, यस, आई थिंक दिस टेक सेल डज मेक सेंस, क्योंकि जितनी डेट बुक्स पे है, आई थिंक दे कैन एक्चुअली शोर अप देयर रिजर्व्स टू प्रॉब्ली फेस कंपटीशन जियो के साथ। और जितनी उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई इन टर्म्स ऑफ चर्न रेशियो, यानी जितने इनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, दे हैव एक्चुअली हेल्ड ऑन टू देयर सब्सक्राइबर्स। हालांकि थोड़ा लॉस हो सकता है सब्सक्राइबर मार्केट शेयर में, एंड दैट विल प्रॉब्ली ट्रांसलेट इनटू सम लॉस ऑन द रेवेन्यू मार्केट शेयर। आई थिंक विद इन द टू कंपनीज, भारतीय Airtel at least has been far more resilient. African operations also have been far more stable than what we expected. So जो investors के पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। टॉप 10 स्टॉक्स देखिए एफएनओ में कौन कौन से हैं आज? हिंडाल्को, टाटा स्टील, नाल्को, जेएसपीएल, सेल, वेदांता, यानी 6-7 स्टॉक हैं जो मेटल के ही हैं टॉप 10 एफएनओ गेनर्स में। और क्या दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हिंडाल्को में। नतीजों से पहले नोवालिस के नंबर्स क्योंकि अच्छे आए, तो अब एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट की यही कि हिंडाल्को के नतीजे भी बढ़िया आएंगे बृहस्पतिवार को। ये बताइए, मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है सुमित क्या हिंडाल्को में? बिल्कुल हो सकता है। ये स्टॉक ने सबने ब्रेकआउट दिया हुआ है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा मेटल्स में तेजी है, तो हिंडाल्को के अंदर तेजी बन रही है। 240 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इमीडिएटली 245 250 तक का मूव दिखाएगा, और अगर वो लेवल्स टूटे, 250 का फाइनल इसके अंदर हर्डल होगा। अगर वो लेवल टूटा तो वहां से और 10% की तेजी आप मान के चले। प्रेजेंट लेवल से 8 से 10 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। 232 233 के आसपास ट्रेडिंग एसएल यूज करना चाहिए। ओके, लेकिन एक स्टॉक जो मेटल में अभी तक नहीं भागा और अब तैयारी कर रहा है वो है वेदांता। वेदांता में प्राइस और वॉल्यूम एक्शन दोनों ही बराबर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कंपैरेटिवली टाटा स्टील हिंडाल्को से तो कम है, लेकिन ये भी निफ्टी का स्टॉक है। अब देखिए लगभग 1.5-2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 6.5 लाख शेयर यहाँ पर भी जुड़ रहे हैं। वागले साहब, इसे ही पकड़ा जाए, अब ये नहीं भागा है तो? इसी के लिए इसे पकड़ा जाए, इसी के लिए ना। हाँ, परफेक्ट है आपका थॉट प्रोसेस। इनफैक्ट 294 का वो लेवल था, अभी 296 बात करते करते हो गया। स्टॉप लॉस आपको 294 के नीचे रखना होगा। 305 306 तक का कल तक का मेरा व्यू होगा। अभी तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है
आपके बोलने में निफ्टी वाले स्टॉक भी ऐसे भागते हैं। मतलब सही है। देखो एक चीज अलग बात है, मिड कैप स्मॉल शेयर कैश मार्केट के स्टॉक तो भाग जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो वो स्टॉक है जहां पर कितना इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन है, हर एक फंड के पास भर भर के पड़ा हुआ है, राइट? आपके नहीं, हमारे। चलिए, बेहतरीन प्रदर्शन। अच्छा, एक आइडिया के ऊपर भी खबर आती हुई दिख रही है। सेबी ने कल डील को मंजूरी दी थी और वोडाफोन डील के लिए अब एनसीएलटी से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट मंजूरी थी जो मिल चुकी है एनसीएलटी से। और कुछ देर पहले मयूरेश कह रहे थे कि उनकी नजर आइडिया पर है, तो आइडिया के ऊपर नजर रखिएगा। नाल्को, इसके ऊपर भी राय दीजिए सुमित। हिंडाल्को तो अब 7% हो गया, जब आपसे पूछा था तो 5% था, 2% बात करते करते भाग गया है हिंडाल्को और ये और भागता जा रहा है। क्या इसके पीछे पीछे नाल्को भी चलेगा आज? ये स्टॉक ने भी ओवरऑल तेजी के स्ट्रक्चर में ही है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि अगर आज इसने 73-74 के लेवल तोड़ दिए, अभी 72 चल रहा है, तो फिर ये स्टॉक के अंदर हमें 80 रुपीज तक का मूव देखने को मिलेगा। यानी हो सकता है इसी हफ्ते में ये मूव देखने को मिल जाए। अच्छा स्टॉक का है, अच्छा स्ट्रक्चर है और आज हमको एक ब्रेकआउट मूव देखने को मिल रहा है। 2 रुपया और यहाँ से भाग जाए, उसके बाद 7 से 8 रुपए की मूव हमको देखने को मिलेगी। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाई भी की जा सकती है। 70 रुपए के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा लें। 70 के ऊपर आपने कहा निकलेगा तो और तेजी बनेगी और 72 के ऊपर आपके बोलते ही देखिए निकल चुका है और अब ये दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो 6% ऊपर हिंडाल्को और 4% ऊपर नाल्को। एल्यूमिनियम शेयरों में जबरदस्त तेजी बनती हुई है। बिल्कुल जबरदस्त और खरीदारी रुकी नहीं रही किसी भी लेवल से। सेम वेदांता देखिए 300 पर आ चुके। क्या टारगेट दिया था बाकी 305 306 मैंने कल तक दिया था, शायद आज आ जाएगा। नहीं कल तक, अब तो आ ही जाएगा। आ जाएगा या इसी शो में आएगा ये बता जिस स्पीड से आप भाग रहे हैं तो आज तो फॉर्म में है। देखिए फॉर्म में, वाकई साहब का दिन है भैया। इतनी इंग्लिश बोली है वाकई साहब ने, शेयर तो भागेंगे मजाक थोड़ी है। चलिए 301 तो हो चुका है, नोट आउट है। बेहतरीन तेजी होती दिख रही है। भारतीय इंफ्राटेल लेकिन गिरता जा रहा है। अब आप देखिए अब 3% नीचे। इतनी यहीं पे डील्स हुई थी। 384.25 का लो है, 386 लगभग इस लेवल के आसपास। अच्छा पूछते हैं सुमित से, सुमित इन लेवल्स पे क्या किया जाए अब 386 पर? कौन सा वाला स्टॉक अनिल जी? इंफ्राटेल के अंदर 4 से 5 रुपए की गिरावट अगर और देखने को मिल जाती है तो उसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। 370-375 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक वो लेवल्स टूटते नहीं है तब तक एक बार फ्रेश बाइंग बिल्कुल की जा सकती है और यहाँ से इमीडिएटली हमको पुल बैक देखने को मिलेगा 395 लेवल्स तक और फ्रेश बाइंग हमको 400 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो पुल बैक के लिए जरूर खेला जा सकता है इंफ्राटेल के अंदर। टायर शेयर बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं। अब क्रेडिट स्विस जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस कह रहा है कि अब कुछ खास बड़ी तेजी यहाँ से बनेगी नहीं और आप देखिए वो बिल्कुल सही हो रहा है। सीएट भी नीचे, अपोलो टायर भी नीचे। देखते हैं दूसरी कंपनियां किस तरह से प्रदर्शन दिखा रही हैं। जेके टायर पर नजर डालते हैं, एमआरएफ, ये देखिए सब फिसलते हुए अब नजर आ रहे हैं आपको। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखते हैं ये कैसा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये भी कमजोर है, 1% नीचे। तो क्रेडिट स्विस कह रहा है कि जितनी फायदा एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर का मिलना था वो मिल चुका है और अब यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब कैसे अप्रोच करेंगे मयूरेश जी आप इस पैक को, इस पर क्या राय? नहीं, यहाँ भी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा हेमंत जी। मेरे ख्याल से आई थिंक अपोलो टायर फॉर एग्जांपल आई थिंक एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन बायस रेडियल टायर की तरफ भी है, इनके बायस टायर्स की तरफ। हालांकि पूरी इंडस्ट्री रेडियल टायर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है आई थिंक रिप्लेसमेंट मार्केट में आई थिंक बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ सकता है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और यूएस के मूव के बाद काफी चाइनीज जो इंपोर्ट्स थे वो डिवर्ट हो गए यूएस मार्केट की तरफ। सो हमारे जो चैनल चेक्स हैं एक्चुअली सजेस्ट करें कि चाइनीज इंपोर्ट्स हैव एक्चुअली कम डाउन ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। सेकेंडली हम देखें जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसने आई थिंक काफी डेंट किया है मार्जिन्स में टायर कंपनीज के ये क्वार्टर में और ये नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट एक्सपेक्टेड था। जैसे आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ती थी आई थिंक लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का जो एंजॉय किया था इन्होंने अभी मार्जिन्स वो नॉर्मलाइज होना था। बट मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे ओईएम जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। रिप्लेसमेंट मार्केट में बिकॉज ऑफ लेसर चाइनीज टायर्स आई थिंक हायर मार्जिन्स इनको मिल सकते हैं एंड हायर सेल्स एंड इसके वजह से आई थिंक जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आई थिंक ये सुधर सकता है। तो ऑन एवरी डिक्लाइन मेरे ख्याल से आई थिंक इफ अ सब्सटेंशियल फॉल कम्स ऑन अ स्टॉक लाइक जेके टायर, मार्केट लीडरशिप पोजीशन एमएचसीवी में 30% के ऊपर, इन्होंने एक्चुअली केपेक्स कर लिया है। कैवेंडिश के एक्विजिशन के बाद 2 व्हीलर में एंट्री मिली है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नॉट एवरी टायर स्टॉक कैन प्रॉब्ली रन बट जेके टायर इज समथिंग दैट आई विल प्रेफर अगर सब्सटेंशियली डिक्लाइन होता है। एक और स्टॉक निफ्टी में है जो अगर बाजार मजबूत रहा तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से भागने को तैयार है और वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में क्या एक्शन हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आया कि 1% मजबूत है और 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है निफ्टी के स्टॉक में। सुबह सुबह ओपन इंटरेस्ट। वागले साहब तैयार है कुछ तेज दौड़ लगाने के लिए?
यही लेवल पे बाय करना चाहिए। क्योंकि अभी तक मूवमेंट आई नहीं। वेदांता में लोगों को 2-3 रुपए लेट मूव ऑलरेडी आ चुकी थी। बजाज ऑटो अभी 293032 के भाव है। बात करते मुझे एक चीज 3000 कब होगा? आज हो जाएगा? हो सकता है 60 रुपए 3%, आज और कल तक तो हो जाएगा। स्टॉप लॉस में दे दूं 2900 का होगा। बस तो परफेक्ट है। 75 रुपए की तेजी अभी भी है, 25 रुपए की रिस्क है, तो 1:3 कैसे बोलते हैं इस रेशियो को आप? बहुत ही बढ़िया है एज ए ट्रेडर। एज ए ट्रेडर बहुत बढ़िया है ना। बस ठीक है, तो बजाज ऑटो ये स्टॉक नजर पे रखिएगा, क्योंकि देखो मेटल तो भाग चुके हैं, जो नहीं भागा है वहां पर फोकस कीजिए। ये है स्टॉक दौड़ लगाने के लिए तैयार। जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है। ये तो खराब खबरों पे भी करेक्शन इसमें कमी देखने को मिलता है और अच्छी खबरों पर ये तेजी से दौड़ लगाता है। आप देखिए, क्योंकि हेमंत ये जो सुबह सुबह मुंह दिखा है बजाज ऑटो का, ये बहुत कम मुझे ऐसा नजर आता है कुछ बड़े स्टॉक्स में, खासतौर से कि जिसमें कुछ बड़ी खबर के पहले का एक्शन ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई न्यूज आने का इंतजार है और उसके पहले की जो बाइंग होती है वैसा कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो अब सही है नहीं है, क्या आती नहीं आती वो पता नहीं, लेकिन मुंह वैसा दिख रहा है कम से कम। सही बात है। और पेरेंटेज तो बढ़िया है ही, आप सब जानते ही हैं इस कंपनी के बारे में। नालको अब भागता जा रहा है 5% ऊपर। एक चीज ऐड करना चाहता हूं अनिल जी। मैंने जो बात किया वो तो सिर्फ मतलब हमने जो बात किया वो आज और कल तक था, लेकिन इसका वीकली पैटर्न भी काफी अच्छा उभर कर रहा है। इसका बजाज ऑटो की बात करें, मुझे लगता है ये 3150 200 रुपए यहाँ से अगले एक हफ्ते 10 दिन तक जा सकता है। तो मतलब आप 25-30 रुपए का रिस्क तो ले रहे और अपसाइड आपको 150-200 रुपए मिल सकते हैं। तो फिर मैं आपसे बार बार लगातार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते इसके बारे में कल परसों बात बिल्कुल बिल्कुल। तो बजाज ऑटो इस पर नजर रखिए। वागले साहब बहुत बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। सेल स्टील अथॉरिटी यही बच गया था, बड़े दिनों बाद 64 के पार निकला है। कुछ बड़ा ब्रेकआउट है सुमित आपके चार्ट पर? ये बचा हुआ आखिरी शेयर, इसको भी थोड़ा मौका दीजिए तेजी में भाग लेने का। इसको क्यों छोड़ते हैं? सरकारी है तो क्या हो गया? बिल्कुल ये चलेगा तो सही सबके साथ, सब बहुत स्पीड से चलेंगे तो थोड़ा ही स्पीड पकड़े, लेकिन स्पीड तो पकड़ेगा ये स्टॉक भी। 64.90 65 का लेवल टूटने के बाद इसके अंदर मोमेंटम आएगा। अभी 64.50 40-50 चल रहा है। जैसे ही 64.90 65 का लेवल टूटेगा तो 69 से 70 तक के मूव देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक थोड़ा सा स्लो एंड लगाड़ है, धीरे चलेगा बट चल सकता है। ब्रेकआउट आने के बाद 5 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। शुक्रवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं और देखिए जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, सेल के, तो जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं वो नतीजों से पहले दौड़ लगा लेती हैं। और जिस तरह से टाटा स्टील ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, नोवालिस के नंबर्स अच्छे आए हैं, अब नंबर का गेम है। तो हम कल भी कह रहे थे कि ये सेक्टर इस पूरे हफ्ते के लिए सेक्टर ऑफ द वीक रहने वाला है और देखिए वैसा ही साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। 10 एफएनओ के गेनर्स में करीब 8 मेटल कंपनियां हैं, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, जेएसपीएल, सेल, टाटा स्टील और उसके बाद फिर हिंदुस्तान जिंक और बजाज ऑटो का प्रदर्शन भी अच्छा माना जाएगा। लेकिन एक पैक जो सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है उस पर नजर डालते हैं और बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा। अब ये हरे निशान से लाल निशान में आ गया है। द्वारिकेश शुगर 10% की गिरावट इस खबर के बाद कि चीनी के पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी रखकर 5 लाख टन चीनी भारत में इंपोर्ट की जाएगी। द्वारिकेश बहुत तेजी से भागा भी था, अब करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, ये सारे के सारे चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखिए आज करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पॉकेट जो सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाली पॉकेट है। और एबी मनी फिर से 5% का लोअर सर्किट। वो तो देखो ऊपर जाने की भी सीढ़ियां वही है, नीचे आने की भी सीढ़ियां। जब स्टेयर्स बनते ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जब ये ऐसे स्टॉक ऊपर जाता है, जरा बताइए नहीं वो वाला चार्ट बताइए जिसमें सीढ़ियां दिखती है, मुझे वो देखने में बड़ा मजा आता है। 7-14 दिन का चार्ट देखेंगे तो देखेंगे 7 दिन 14 दिन का, ये देखिए ये 7 दिन की। देखो वागले साहब जरा चार्ट देखिए कैसे सीढ़ियां नीचे जाती है, यही सीढ़ियां ऊपर भी लेकर गई थी, ये सीढ़ियां नीचे ये लिफ्ट वाले नहीं है। ये अच्छा ये वाला भी वो स्लोप वाला चार्ट है, ये महीने भर का है। जो स्टूडियो डायरेक्टर है अमूल लोपेज बढ़िया बढ़िया चार्ट निकाल कर लाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बताते। देखिए आपको जिस तरह का पसंद हो वैसा चार्ट है। तो ये है एबी मनी का हाल। ऊपर की सर्किट लगे, अच्छा ये ऊपर के सर्किट तब लगने लगे थे जब डीडी शर्मा साहब ने इसे रिकमेंड किया था, उसके बाद बहुत नॉन स्टॉप भागा था। हालांकि नीचे के सर्किट लग रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं उनके टारगेट सब आ चुके थे, उसके बाद लग रहे हैं। तो अब उनके टारगेट आने के बाद अगर आपको लगता है नहीं सर्किट पे नहीं बेचे, वो आपके वजह। एक और स्टॉक एमआरपीएल ये लाइए। एमआरपीएल में कुछ बड़ा हो रहा है क्या सुमित? जरा देखिए इसके डेटा वगैरह क्या कुछ समझ में आता है, क्योंकि ये 128 के पार तो बड़े दिनों बाद निकला है। आई मीन कैश में 135, फ्यूचर में 129। क्या हो रहा है इस स्टॉक में? भागने को तैयार है। ये रिजल्ट के बाद जो गिरा उसके बाद से लगातार खरीदारी हो रही है। और कुछ डिविडेंड वगैरह कुछ आने वाला है क्या इसमें? एमआरपीएल में क्या है आज इतना भागने की रीजन? सुमित पहले तो आप लेवल बता दीजिए, इससे पहले भाग जाए। वागले साहब चार्ट तैयार रखिए।
भागने वाला है अनिल जी, स्टॉक में अभी का अभी बाय कर लेना चाहिए 136 135.50 के आसपास। ये स्टॉक इमीडिएटली यहां से 140 142 का लेवल दिखाएगा, और अगर 140 142 के ऊपर सस्टेन कर गया तो इस बार इस रैली में ये 150 के लेवल्स भी दिखाएगा। ये स्टॉक में जब गिरावट आई थी तब भी लोअर लेवल्स पे हमने बाइंग की रिकमेंड करी थी, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज और कल के अंदर बहुत अच्छा मूव देने वाला है। 140 142 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 150 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना पड़ेगा 132.50 133 लेवल्स के आसपास। 132.50 133 की स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। फ्यूचर्स के लेवल देता हूँ। हाँ, फ्यूचर टोटली सुमित ने जो कहा उसके साथ तो मैं हूँ। 129 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 140 142 के मेरे टारगेट्स होंगे, और ये मेरा आज का तो ऑब्वियसली नहीं होगा, पोजिशनल 2 से 3 पोजिशनली चाहिए। ये तो स्टॉक पोजिशनल वाला ईयर परफेक्ट है, और जबरदस्त 6 रुपए डिविडेंड आजकल कहाँ मिलता है इतना। अच्छा, आज ऑटो स्टॉक्स देखिए, आयशर के नंबर सब कल आने वाले हैं। बागले साहब, आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि आयशर आपको अच्छा लगता है, ये बताइए। अब तो 32,000 के पास पहुंच गया ये शेयर। दौड़ लगाएगा आज और कल में? रॉयल एनफील्ड का जलवा चलेगा? एक्चुअली दौड़ लगा चुका है। हाँ। और वो एक्सटेंडेड मूव जो कि 33,500 मे बी 34,000 तक हो सकती है, और मुझे लगता है ये 31,800 के जिन्होंने पहले हमने बोला है, हाँ, वो तो अभी दिया है। आई थिंक हमने 30,500 में बोला था। एग्जैक्टली। अच्छा, एक शेयर हेमंत गजब का शेयर यार ये तो। जेंसार टेक्नोलॉजी, जरा ये लाइए, इसमें क्या हो गया ऐसा? 9% ऊपर है। 2 बड़े ब्लॉक हुए थे 796 रुपए में जेंसार में, आधा % के, यानी 2-2 लाख शेयर ये हुए ट्रेड, एक एनएससी पर एक बीएससी पर, और स्टॉक सीधा 10% भाग गया। 796 तो मतलब थोड़ा सावधान है, ये खरीदने की बात नहीं। ब्लॉक डील 796 पर हुई, यानी कि यहाँ से 70 रुपए नीचे ब्लॉक डील हुई है। अरे रुकिए, ये तो भागे जा रहा है, मतलब नाम लेने में स्टॉक भागने लगते हैं, क्या हो गया? 70 रुपए 80 रुपए नीचे ब्लॉक डील हुई है, थोड़ा सावधान रहिए भाई। और भागे 12%। अब इसका क्या किया जाए? अरे किसी भी दाम पे थोड़ी आप खरीद सकते हैं शेयर को, कि ब्लॉक डील 796 में हुई, 875-80 में भी खरीदेंगे। ये बुल मार्केट के साइन है। इसको क्या समझे वागले साहब? एक चीज आप सोचिए कि मैंने इंग्लिश में एक मुहावरा बोला तो ये हो गया, जब हेमंत बोलता है तो क्या होता है? अच्छा, हमारे इंग्लिश का भी हमारे जो अभी थोड़ी देर में गेस्ट हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एंड्रयू हॉलैंड साहब है, तो आज भरपूर इंग्लिश मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन देखिए, चलिए, जेंसार पे कोई राय रखते हैं कि आपके रडार पे है? मयूरेश इस शेयर को ट्रैक करते? नहीं, जेंसार को नहीं करता नीली, लेकिन मिड कैप आईटी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक साइंट ठीक ठाक लग रहा है। जैसे इसने परफॉर्मेंस दिया इस क्वार्टर में, आई थिंक, और मैनेजमेंट की जैसी उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर बिजनेस, और जैसे मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस सब सेगमेंट्स में, आई थिंक एनी डिक्लाइन आई थिंक बिकम्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक मिड कैप आईटी में आई थिंक साइंट इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। ओके, सुमित जी, बैंक निफ्टी पर कॉल दीजिए, क्योंकि अब ये देखिए, जब हमने बताया था तब 25 पॉइंट नीचे था, अब 80 पॉइंट नीचे पहुंच गया बैंक निफ्टी, और यही बाजार को आज ऊपर जाने से रोक रहा है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए? बैंक निफ्टी में डेज लो पर पहुंच गया। यस, बिल्कुल, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर। आई थिंक इमीडिएटली जो अच्छा सपोर्ट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए वो है 24,650। अभी 800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 24,650 अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर तो इसके अंदर फॉल देखने को मिलेगा, और हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है जिसके अंदर 24,300 24,200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 24,650 शुड बी द स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के लिए। यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में हमें जो पहला पड़ा हुआ है बैंक निफ्टी के लिए वो 25,000, अगर वो टूटता है तो फिर 25,400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 24,700 से 24,800 के बीच में एक बार बाइंग करके चांस लिया जा सकता है। 24,650 का स्टॉप लॉस। भारतीय इन्फ्राटेल फिसलता जा रहा है। 380 में आखिरी ब्लॉक हुआ था, 383 भाव है। अब आप देखिए 4.25% नीचे है, 3% नीचे था जब हमने तब बात की थी, और यहाँ पर रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। शायद मयूरेश जी, मार्केट क्या सोच रहा है फिर कि ये जंग छोटी मोटी जंग नहीं है, लंबी जंग है जो रिलायंस जियो के साथ इस कंपनी को झेलनी पड़ रही है। पहली बार ये ब्लॉक नहीं बेचा गया है, कंपनी भारती एयरटेल लगातार हिस्सेदारी बेच रही है। क्या ये मार्केट सोच रहा है, और इसीलिए इस ब्लॉक डील होने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी अब ओवरहैंग खत्म हो गया? ये ओवरहैंग रहने वाला है, आगे भी जब जब जरूरत पड़ेगी भारती एयरटेल को वो हिस्सेदारी बेचते रहेंगे। क्या ये सही है एनालिसिस, और आपकी राय क्या है? ये देखिए तेजी से फिसल रहा है, और अब एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर भारती इन्फ्राटेल का ही है। नहीं, लार्जली अगर आप देखेंगे, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, डेट रिडक्शन आई थिंक एक
न्यू नॉर्मल सा बन जाएगा भारतीय एयरटेल के लिए, एंड दे हैव टू शोर अप द रिजर्व्स, क्योंकि जितनी आई थिंक स्पेक्ट्रम पे आउट्स है और जितनी आई थिंक उनकी लेवरेज है बैलेंस शीट के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट्स अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश फ्लो खा लेता है काफी आई थिंक इनकम्बेंट्स का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंफ्राटेल की जैसे मैं बात कर रहा था, आई थिंक जो नेटवर्क रोल आउट होगा और अगर कंसोलिडेशन होता है जो होगा अगले कुछ क्वार्टर्स में आइडिया और वोडाफोन के लिए, तो जो साइट्स और कोलिक लोकेशंस है वहां पे एब्सोल्यूट नंबर में एब्सोल्युटली देयर विल बी रिडक्शन। उसके वजह से क्या इंपैक्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द टेनेंसी रेशियो? आई थिंक इट विल हैव अ मार्जिनल इंपैक्ट, क्योंकि आई थिंक जो जियो नेटवर्क रोल आउट इंटेंसिटी करेगा आई थिंक दैट विल बी प्रीटी लार्ज। क्या ये कॉम्पेंसेट कर सकता है आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बाद की जो रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ साइट्स एंड कोलोकेशन? शायद नहीं, बट विद डेटा रोल आउट इंटेंसिटी कमिंग थ्रू, जो डेटा फोरफ्रंट पे रहेगा अगले कुछ सालों के लिए स्पेसिफिकली फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, मेरे ख्याल से आई थिंक भारतीय इंफ्राटेल के जो ओवरऑल नंबर्स हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ देयर कोर ऑपरेशंस, आई थिंक दे शुड स्टेडीली पिक अप। क्या है स्टॉक यहां से गिर सकता है और गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि आई थिंक जितना चल चुका है और जितने अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक अर्निंग्स विल ग्रो एट अ वेरी स्टेडी क्लिप। क्या कंपाउंड होंगी अर्निंग्स ईयर आफ्टर ईयर? आई थिंक दैट विल कम टू नो ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जब आई थिंक नो डाउट इंटेंसिटी आई थिंक इंटेंसिफाई होगी स्पेसिफिकली फ्रॉम जियोज एंड। तो शायद ये स्टॉक में जैसे हमने कहा आई थिंक एक अपसाइड बनती है फंडामेंटली ऑफ ऑलमोस्ट 10-15%, बट क्या गिर सकता है स्टॉक? बिल्कुल गिर सकता है। जो इन्वेस्टर्स के पास है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, दे शुड प्रॉब्ली हैव द कन्विक्शन ऑफ होल्डिंग ऑन अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2 साल का है। और इस बीच मेटल स्टॉक्स अभी थके नहीं है, तेजी खत्म नहीं हुई है। 2 मेटल स्टॉक छोटे छोटे वाले, अब जो ये बड़े चल गए इनको छोड़ दिए, छोटे पे आ जाइए। नेल्को जिस तरह का मुंह दे रहा, ये 4-5% नहीं, इसमें और तेजी होनी है। अभी जिस हिसाब से नेल्को में एक्शन होता दिख रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वागले साहब यहां भी खरीदा जाए नेल्को और सेल भी यहाँ ही खरीदा जाए, यहाँ ही खरीदा जाए। ओके, क्योंकि अभी कल स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है 73 का। हाँ। 78-79 तक के मुझे 2 से 3 दिन का मतलब पोजिशनल व्यू बैठता है, और इसमें स्टॉप लॉस 71.50 का होगा। 1.5 रुपए का रिस्क लेके आपको 6-7 रुपए अपसाइड। 71.50 तो आप क्या ये मैं ठीक है, अभी 2 रुपए हो गया, 2 रुपए की रिस्क है। 79 का टारगेट 2 से 3 दिन का, 2 से 3 दिनों में। चलिए, अब दूसरा ये सेल पर, सेल में भी क्या इसी तरह का बड़ा ब्रेकआउट है कुछ? क्योंकि मजबूत ये भी आज भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये। अनिल जी, सेल में मैं 65 क्लियर करने की, ठीक है, आज का जो हाई है वो क्लियर, आज का जो हाई है और वो स्विंग हाई भी है, इसके हाँ। लिए 65 10 टू बी। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वापस मेटल क्यों लेके आए वो भी बता दूं। ऐसा नहीं कि हम मेटल हम छोड़ना नहीं चाहते, रीजन बताता हूँ। टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील जहां खुला वहां प्रॉफिट बुकिंग हुई और वापस से दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर टाटा स्टील ट्रेड करा। इसका मतलब क्या है? शुरुआत के 20 मिनट में जो 15 मिनट में जो कारोबार हुआ है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि टाटा स्टील में मैक्सिमम लोग रिजल्ट के पहले तेजी की पोजीशन लेकर गए थे, खरीदारी करके गए थे, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। इसका मतलब कोई तो फंड खड़ा है जो प्रॉफिट बुकिंग के सामने खरीदारी करके वापस स्टॉक को डे हाई पर ला रहा है। बिग बुल खरीद रहे हैं सर, लगातार खरीद रहे हैं। हम जब से बता रहे हैं तब से आप देखिए, पिछले क्वार्टर में बात करी थी इस स्टॉक की, और उस क्वार्टर के नंबर्स और आज इस क्वार्टर, और हमने यही कहा था उस क्वार्टर के नंबर्स देखकर खरीद लीजिए, अगले क्वार्टर में और अच्छा पैसा बनेगा, और वही हुआ है। बिल्कुल। और मुझे याद है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के दिन टाटा स्टील को नहीं, रिजल्ट के दिन ही टाटा स्टील को जैकपॉट शेयर के तौर पर हमने आपको बताया था। जी हाँ, तो 3 महीने में एक बार 3 महीने का चार्ट दिखाइए फटाफट। और मैं सेल इसलिए कह रहा हूँ हेमंत, जो रीजन आप कह रहे हैं टाटा स्टील, वही रीजन सेल के साथ लागू हो रहा है। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई है और इस वजह से ये इन लेवल्स पर जो है, अगर यहाँ से जो वागले साहब कह रहे हैं 65 के ऊपर निकल गया तो फिर सेल भी दौड़ने वाला। हाँ, 3 महीने का चार्ट तैयार है, ये देखिए 23 कितना 40% से ज्यादा के 3 महीने में 45 में कौन सा, मतलब भाई साहब 45% के रिटर्न निफ्टी के स्टॉक में लेने 5-5 साल लग जाते हैं। 3 महीने में इस जैकपॉट शेयर ने जो दमदार रिटर्न दिया है, क्या कह रहे हैं, मतलब तो ये है कमाल इस वक्त। अच्छा, सेल के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं। जी, सरकार ने एक समिति ऐसी बनाई है जिसमें सरकार कह रही है कि सेल को किस तरह से रिवाइव किया जाए। इस बार पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस उठाए गए ना, उसमें ये सामने बात निकल कर आई है। तो सेल पर सरकार कह रही है यार, प्राइवेट कंपनियां जब इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं तो इनकी मुश्किलों को सॉल्व किया जाए और इन कंपनियों को रिवाइव किया जाए। और सरकार देखिए, आईटीआई जैसी कंपनी को जब रिवाइव करने की सोच रही है तो वो 20 रुपए वाला शेयर 100 रुपए हो गया है। तो सेल तो फिर कितनी बढ़िया कंपनी है। परफेक्ट है। और उसमें जो सरकार कह रही, इनके 3 प्लांट ऐसे हैं जिन्हें सरकार कह रही कि कंपनी नहीं बेचनी, ये 3 प्लांट बेच दीजिए। अच्छा, क्यों बेच रहे हैं? ये प्लांट जिन लोकेशंस पे हैं, कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स उनमें इंटरेस्टेड है। सही बात है। क्योंकि सेल के लिए वो शायद स्ट्रेटेजिकली फिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए
तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से सेल, ये कंपनियां प्राइवेटाइज हो जाए ना तो यहाँ से भाव 4-4 गुना हो जाए इन कंपनियों के। सवाल अगर सरकार पूरी कंपनी बेचकर बाहर हो जाए, तो सरकार ने पहले आने से समय कहा था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये बात की थी। हाँ ओके चलिए, लेकिन इस बीच लीवर ये स्टॉक बाजार को मजबूती दे रहा है, हमें पता ही नहीं था। लीवर देखिए, ओ हेमंत देखिए, निफ्टी में टॉप गेनर कौन सा अंदाजा लगाइए? निफ्टी में तो हिंडाल्को है, बजाज ऑटो है, बराबर है। बजाज ऑटो 2% मजबूत और लीवर अब 0.25% मजबूत, यहाँ पर बड़ा एक्शन। अच्छा, आयशर मोटर्स आपके मुंह से निकला, वो ना टॉप 3 में आए, ये हो नहीं सकता। 3%, तीसरे नंबर पे आयशर मोटर्स है, यहाँ भी बड़ी तेजी बनती दिख रही है। लीवर फटाफट बताइए सुमित, क्या कुछ एक्शन है, लीवर क्यों भागा है? अनिल जी, एफएमसीजी सभी स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एचयूएल भी उसी तरीके से ये वन वे मूव दिखा रहा है और ये स्टॉक 1200 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से और 40 से 50 रुपए की इमीडिएटली तेजी दिखा सकता है। एचयूएल के अंदर एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, 1185 1190 के आसपास का इसमें ट्रेलिंग एसएल यूज करना होगा और फ्रेश बाइंग भी बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक ने पिछले 10 से 15 दिनों के जो हाईज थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये 50 से 70 रुपए की तेजी प्रेजेंट लेवल से दिखा सकता है। 1240 1250 इमीडिएट टारगेट होगा एचयूएल के। ओके, माफ कीजिएगा, निफ्टी पर हिंडाल्को टॉप गेनर, सॉरी मेरे यहाँ थोड़ा सा हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, उसके बाद बजाज ऑटो। हाँ बराबर है, इन तीनों को छोड़ो, मेटल को छोड़कर ये टॉप गेनर है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और स्टॉक एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी देखिए पता नहीं क्यों कमजोर हो रहे हैं आज, कोई ऐसी खबर तो देखी इनका लेवल आ गया ये ना। आईओसी 440 450 बढ़िया लेवल है, जहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें 400 के आसपास का। मेरे ख्याल से कल 435 38 के आसपास पहुंचा था, ये सही लेवल है प्रॉफिट बुक करने के। जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर खराब है, लेकिन प्रॉफिट बुक करो। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट करो, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक और स्टॉक, जब मेटल की बात चल रही तो ये क्यों पीछे रहेगा, जब हिंदुस्तान जिंक बढ़ चुका है। एनएमडीसी लाइए जरा, एनएमडीसी में भी एक्शन शुरू हो चुका है। मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि डेज हाई पर एनएमडीसी है, ओपन इंटरेस्ट में 5.25 लाख शेयर जुड़े हैं, 2% बढ़ चुका है। वागले साहब फिर आप कहेंगे भाग गया, पहले ही बता दीजिए। यही लेवल है लेने का। हाँ, और स्टॉप लॉस में पहले दूं 128 के 10 पैसे नीचे। 128, ये आप कौन सा लेवल दे रहे हैं? कैश फ्यूचर? नहीं, मैं फ्यूचर्स के लेवल फ्यूचर दिखाइए भाई एनएमडीसी का। हाँ बताइए। 128.10 भी ले लीजिए, करंट भाव है 129, तो आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं और 133 के टारगेट्स होंगे आज और कल तक। तो एनएमडीसी, इस पर रखिए नजर। सारी मेटल कंपनियों में आज दमदार तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में पहले ही सारी बातें बता दी जाती हैं। मुझे याद है सबसे पहले जब इस बार रिपोर्ट आई थी अर्निंग सीजन की, तो उसमें कहा गया था टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि टाटा मोटर के नंबर अच्छे आने वाले हैं। कल है इनके नंबर्स। सुमित जी, चार्ट देखकर बताइए, टाटा मोटर में अगर तेजी करनी हो तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? डीवीआर के भाव भी बताइए, टाटा मोटर के भाव भी बताइए। ऑटो में सभी में तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर, टाटा डीवीआर थोड़े से पीछे रह गए हैं, बट अब ये जैसे ही यहाँ से अपमूव स्टार्ट करेंगे तो ये भी वन वे भागने वाले हैं। टाटा मोटर्स के अंदर हम प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। टाटा मोटर में 430 के आसपास बाइंग बनती है। 430 के आसपास ये स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट है, 3 से 4 बार ये स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। तो अगर ये सपोर्ट टूटते हैं ये स्टॉक के अंदर, तब तो इसके अंदर और वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटे और यहीं से पुल बैक लिया तो ये स्टॉक इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से 470 तक का मूव दिखाएगा और उसके बाद इसमें एक फ्रेश अप मूव की शुरुआत होगी, जिसके अंदर ये स्टॉक 550 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। अभी इमीडिएटली 470 के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक में प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग बनती है। 430 के नीचे इसके अंदर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होगा और अगर ये यहां से इमीडिएटली 440 के ऊपर आज क्लोजिंग या कल क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये स्टॉक इमीडिएटली हमें 470 के लेवल्स दिखाएगा। बहुत जल्दी हो सकता है प्रेजेंट एक्सपायरी के अंदर ही दिखा दे। बिल्कुल, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। अब से लेकर कल तक एक्सपेक्टेशंस यही है कि कल बाजार बंद होने के बाद इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सुमित जी, एक बार क्विकली बताइए, बैंक निफ्टी पर आपने क्या लेवल बताया था? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई एक सेक्टर कमजोर हुआ है जिसके चलते अब मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में आ गया, सेंसेक्स भी लाल निशान में आ गया, वो दरअसल बैंक निफ्टी ही है। तो 25 पॉइंट जब नीचे खुला था तब हम कह रहे थे इस पर नजर रखिएगा, और देखिए क्या पिटाई हो रही है बैंक निफ्टी की, 150 पॉइंट नीचे। क्या कॉल है, आप बताइए। 24,650 इसके अंदर सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो फिर इसके अंदर एक अच्छी वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 24,300 24,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24,650 टूटने के बाद इसके अंदर फ्रेश वीकनेस की शुरुआत होगी। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक वही स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के अंदर। प्रेजेंट लेवल से 101 रुपया नीचे है वो लेवल। ओके, वक्त है आप सभी से विदा लेने का। उस ब्रेक में जाने से पहले मैं
सुमित जी और मयूरेश जी को तो कर देता हूँ विदा। वागले साहब आप बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद मुझे आपके ब्रेक के दौरान एक स्टॉक पर आपसे राय लेनी है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। वेंडस कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड साहब भी जल्दी लौटेंगे। एक स्टॉक पर भी बात करेंगे और एंड्रयू हॉलैंड साहब से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है और वो है ओरिकॉन एंटरप्राइजेज, जो हमारे स्टॉक 2020 की टीम में भी आज शामिल था। और नीरज की टीम का पिंच हिटर। हाँ, नीरज कह रहे थे कि उसमें बोनस आने की तैयारी शायद। हाँ शायद। हाँ, तो ये स्टॉक देखिए, मैं इसलिए इस स्टॉक पर नजर डाल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कंपैरेटिवली 10 दिनों के एवरेज के मुकाबले में। हो सकता है स्टॉक 2020 की वजह से ये स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे हों। 63 रुपए के आसपास। बताएं वागले साहब इसके चार्ट्स। अनिल जी बाय करके चले, हालांकि 64 के ऊपर ब्रेकआउट है, बट मैं श्योर वो बात करते करते हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस होगा 61, तो आप रिस्क ले रहे हैं 3 रुपए की, 2.5-3 रुपए की। करेंटली 64 भी नहीं, 63.50 है। हाँ। और ये 74 to 75 मुझे लगता है 2 से 3 या 4 दिन में होना चाहिए। 64 के ऊपर निकलते ही 74 to 75, मतलब आप 3 रुपए के रिस्क, 10 रुपए का रिवॉर्ड। हाँ, अगर बोनस आ गया तो फिर हो ही जाएगा 64 पहुंचे। चलिए, तो ये एक स्टॉक है कैश मार्केट का, क्योंकि एक्शन देखिए ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा है, कैश मार्केट तो वहां पर भी। हाँ, सिंटेक्स प्लास्टिक्स पर भी नजर होगी। 130 के आसपास ये लिस्ट होने वाला है और वो भाव आ रहे हैं। एक बार आप नजर रखिएगा। सिंटेक्स प्लास्टिक भी लाते हैं आपके सामने। सिंटेक्स से डिमर्ज होने के बाद आज उसकी लिस्टिंग होने वाली है और अभी उसकी प्राइस डिस्कवरी चल रही है। 120 का स्टॉप लॉस लिस्टिंग पर। 140 के ऊपर जैसे ही निकले आप 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 140 के ऊपर निकले 130 का स्टॉप लॉस, 145 हो तो 135 का स्टॉप लॉस, 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी तो रुक ही नहीं रहा है। कुछ तो बड़ी खबर ऐसी आ रही है आज। हाँ, आज हमारा रीजन हो सकता है पता नहीं, क्योंकि आप देखिए जिस दिन से क्रेडिट पॉलिसी है 2 दिन गिरा, संभला और अब फिर ये गिर रहा है। बैंक निफ्टी आज की गिरावट थोड़ी सबसे ज्यादा जो खराब प्रदर्शन। देखिए हम पूछ रहे थे 24,000, अब कौन सा सपोर्ट है, अब ये बताइए आप वागले साहब। 24,700, 50 पॉइंट नीचे ये सपोर्ट है। यहाँ से, और यहाँ से टूटेगा तो कितना जाएगा? यहाँ से अगर टूटेगा तो 200-300 पॉइंट तो जाएगा और जाएगा। 24,500 मैं बताता हूँ ना। 24,500 नेक्स्ट सपोर्ट 24,500 बैंक निफ्टी। तो आप मुझे रात को आंख बंद करके पूछेंगे, मुझे लेवल सब याद रहते हैं। 24,500 नेक्स्ट लेवल है जहां पर जाकर रुकेगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ फटाफट जुड़ चुके हैं एंड्रयू हॉलैंड साहब, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम ऑन द शो। First and foremost, what's your view on the market, sir, at this point in time? Morning. Yeah, it hasn't really changed since the last time we spoke. Actually, I'm still cautious on liquidity-driven markets, and as we've spoken over many years, liquidity-driven markets take markets higher than you ever expect them to do. So, we just have to live with the momentum. But the higher it goes, obviously, whatever bursts that liquidity bubble will have to be a significant event to do so now. So this is where I get a little bit more cautious as markets keep trending with no fear factor in markets, not just in India but globally. There's just no fear at the moment, and that's the biggest risk I see. So, what is your view on banking per se? How will you approach this pack now? I think we'll approach it exactly as we've been approaching it for the past 6 months or so, which is keep to the private banks, ignore the PSU banks. There's just hope value in PSU banks. It kind of ranges from they'll all get merged to the fact that the bankruptcy code will help them, but they've all got to take haircuts and then they'll need to raise capital. So, it just doesn't work for me that the hope value that's put in PSU Bank. So until I see something radical change there, then I'm really not. It's really a sector I continue to avoid. Metal companies are posting excellent results. Do you think it's all in the price, or still there is a case for investment into these metal stocks, sir? No, we're quite constructive on the metal space. We think our base view, if you remember, is that global growth, starting in the US, then Europe and Japan, will start to pick up, and that's going to be great for
it's going to be in a weaker dollar, and that's good for commodity prices as well. So I think you've got a tailwind in terms of global growth picking up, prices picking up. So I think for the metals pack, there's still a lot more to go yet in terms of upward revision of prices. So, what is your view on the flows? Because we are seeing excellent domestic flows at this point of time. You think this should continue because there are no other asset classes per se which are giving excellent returns? Well, that's the theory, isn't it? We don't like gold, we don't like real estate, we don't like bonds. So the only avenue is equities, and that will continue. But as I said before, once markets fall and that buy and dips doesn't work for a while, then that fear factor could come back, and then that will be exaggerated on the downside. So I'd like to see, what a downside scenario means to flows, because incrementally now as new flows come in, you're going to be asking, or the investors are going to be asking themselves, what kind of returns am I expecting over the next 1 year, given you've had such a sharp run up? And I'm not sure we're telling them that the real returns could be a lot lower than you would have experienced in the if you would invest in the early part of the year. And I think that's the concern I have, is that everyone's expectations are. I met some distributors who were telling me last month, a lot of the clients made 8 to 9%. Now, if you get used to 8 to 9%, then and then it starts to become a loss, then there's something you might want to do about that. So I think whilst the party lasts, then people will enjoy it, but I think expectation of return should be lowered for this market. Sir, are you worried or concerned about all those developments happening in between America, North Korea, China, or should investors be cautious on that front? Anytime a big correction could be triggered due to these global reasons? Yeah, I mean, there's many reasons out there. Weaker dollar could be a factor. China, slowing could be a factor. The geopolitical tensions of North Korea could be, again, a factor. Qatar could be a factor. But you know what? The market's just sweeping these aside and say, we don't care. It's not really affecting anyone's thinking at the moment. So, when you get to that point, you say, well, what is the what near-term events could really affect the markets? And you mentioned a few, but they're just being swept aside. So it's either something that comes from the left field, which is we're not expecting, which turns turns off the liquidity bubble. We'll have to wait and see. But as I said at the very beginning, the more we can arise, the more worried I get about the downside could be a little bit more severe than the buy and dips scenario which had played out for the last 3 to 4 months will have us believe going forward. So any of these events could happen, but it's hard to see what that trigger is right this second, which in itself is a worry factor for me. Okay. Thank you so much, sir, for taking your time out for CNBC आवाज this morning. ये थे एंड्रू होलमैन साहब, ये कहते हैं कि थोड़े से बाजार महंगे हैं, इन लेवल्स पर सावधान रहें. ग्लोबल रीजन से कभी भी करेक्शन आ चुका है, लेकिन करेक्शन आ चुका है. 100 अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी 30 अंक नीचे 10,000 की तरफ बढ़ता हुआ. बैंक निफ्टी से बड़ा दबाव बनता दिख रहा है और बैंक निफ्टी कुछ अहम लेवल्स के नजदीक कोई खबर नहीं है, उसके बावजूद ये गिर रहा है. तो लगता है कि किसी की पोजीशन बड़ी, क्या वो सेबी वाला मामला हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि पता नहीं जिसके पास शेयर हो और उसके नहीं बैंक का आपकी पोजीशन बैंक निफ्टी किसी की हो और ब्रोकर ने वो, बिकॉज इतनी बड़ी गिरावट बिना किसी खबर के अब तक तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई खबर नहीं निकल कर. अचानक से तेज गिरावट, इस पर नजर रखिए, हम भी रखेंगे और सिंटेक्स प्लास्टिक पर नजर रखेंगे. ब्रेक के तुरंत बाद वो लिस्ट होने वाला है. तो पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग, सिंटेक्स प्लास्टिक की लिस्टिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी. हम दोनों को दीजिए इजाजत. नमस्कार.